सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जुलाई मंथ के थर्ड वाले वीक का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे शुरू करते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आप इन सभी क्वेश्चंस का क्विज लगा सकते हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। क्विज आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विक्रम दुर्रईस्वामी को। तो विक्रम दुर्रईस्वामी बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत बन गए हैं। इतना आपको याद रखना है इस प्रश्न से। बाकी 3 अपॉइंटमेंट में आपको और बताऊंगा। डॉक्टर विदु पी नायर ये भी तुर्कमेनिस्तान में भारतीय राजदूत बने हैं। हेमंत हरिश्चंद्र कोटलवार ये चेक रिपब्लिक में भारतीय राजदूत बने हैं। और गोरंग लाल दास ये ताइवान में भारतीय राजदूत बने हैं। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है, कई बार आप सुनते होंगे राजदूत के बारे में, कई बार हम सुनते हैं उच्चायुक्त के बारे में यानी कि एम्बेसडर, और कई बार आप सुनते हो हाई कमिश्नर के बारे में। इनमें अंतर क्या होता है? तो वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन अगर डिटेल में आपको जानना है तो इसका मैंने वीडियो भी बना दिया है। और उस वीडियो में आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक जितने भी आपके एम्बेसडर और उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रश्न में 4 अपॉइंटमेंट मैंने आपको बताए, ये चारों आप याद रखना। अच्छा, यहाँ पे बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश से कैपिटल याद रखो ढाका है। ढाका में आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। करेंसी टका है, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अभी आपको याद होगा बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और अरब सागर में जो निसर्ग नाम का तूफान उठा था उसका नाम भी बांग्लादेश ने ही रखा था। बांग्लादेश के साथ हम एक एक्सरसाइज, एक युद्धाभ्यास भी करते हैं संप्रीति नाम से। और इसी साल फरवरी में संप्रीति 9 युद्धाभ्यास हमने किया था। 9 मतलब ये नवा एडिशन था। कहां पे किया था? मेघालय के उमरोई में। तो ये भी आप याद रखना। फिर है, वाणिज्य उद्योग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा? तो आंसर होगा अमेरिका। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यूएसए वित्त वर्ष 2019-20 में भी लगातार दूसरे साल मतलब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। इससे पहले अगर बात करें 2013-14 से लेकर 2017-18 तक चाइना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, लेकिन अभी लगातार 2 वित्त वर्ष से यूएसए है। अच्छा, हमारे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री यानी कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल हैं। ये हमारे रेल मंत्री भी हैं। फिर किस राज्य ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो इसके द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो इसमें गांव स्तर पर किसानों के नाम, उनकी जमीन का विवरण, बैंक खाते और खेती की जाने वाली उनके फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। तो कहां पे शुरू हुई है ये ई क्रॉप नाम की पहल? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल देखो, अभी तो हैदराबाद है लेकिन इसकी प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। अमरावती में ही देश का 25वां हाईकोर्ट भी बना है, जिसके वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं जेके माहेश्वरी। मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश ने 8 जुलाई को किसान दिवस के रूप में मनाया था और कोविड फार्मा एप्लीकेशन को लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश ने, और किसानों के लिए सी मैप एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ये भी आपका आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये भी आपका आंध्र प्रदेश में बना है। और याद रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आपका आंध्र प्रदेश ही है। अभी कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि 2018-19 में फलों के उत्पादन में टॉप पे है आंध्र प्रदेश और सब्जियों में टॉप पर है पश्चिम बंगाल। फिर है, बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा हेमांग अमीन को। एक्चुअली अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बीसीसीआई के जो सीईओ थे राहुल जौहरी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब जब तक कोई परमानेंट सीईओ नहीं आ जाते हैं तब तक हेमांग अमीन को इंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये हेमांग अमीन कौन है? ये वर्तमान में आईपीएल के सीओओ हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। बाकी शशांक मनोहर आईसीसी के चेयरमैन थे ये, लेकिन अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राहुल द्रविड़ की बात करेंगे तो पिछले साल ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख बने थे। और राहुल द्रविड़ से आपको एक और पॉइंट याद रखना है, अभी विजडन इंडिया ने जो पोल कंडक्ट करवाया था जिसमें राहुल द्रविड़ 50 सालों में बेहतर टेस्ट बल्लेबाज बने हैं। और रविंद्र जडेजा की बात करेंगे तो अभी विजडन ने 21st सेंचुरी का मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी चुना था इनको भारत में। वैसे पूरी दुनिया में तो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन थे। बीसीसीआई की बात करेंगे, स्थापना 1928 में हुई। फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया।
और बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, और सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी का नाम है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। और बीसीसीआई के जो सचिव है उनका नाम है जय शाह। अभी बीसीसीआई के लोकपाल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 1 साल का, उनका नाम है DK जैन। फिर किस IIT ने शुद्ध नाम के एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है? तो आंसर होगा IIT कानपुर। तो अभी IIT कानपुर ने शुद्ध नाम से एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया है। तो ये जो डिवाइस है ये 15 मिनट में 10 बाई 10 के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। इसे स्मार्टफोन के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। और अल्ट्रा वायलेट से कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अभी DRDO ने भी ध्रुव्स DHRUVS ध्रुव्स नाम से अल्ट्रा वायलेट बेस्ड सैनिटाइजर विकसित किया था। इसके अलावा एक केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन के लिए अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर भी बनाया था। बाकी IIT कानपुर से आपको याद होगा अभी इसने मोबाइल मास्टर जी नाम से टीचिंग सेटअप बनाया था। और IIT कानपुर ने कहा है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए वो हर दिन 25,000 मास्क बना रहा है। बाकी IIT मद्रास की बात करेंगे तो अभी ये कई कारण से न्यूज़ में था। जैसे हमने पढ़ा था अभी इसने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स शुरू किया है। उसके अलावा भारत की पहली हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन यहीं पे किया जाएगा। अभी HRD मंत्रालय ने जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की है उसमें भी ओवरऑल कैटेगरी में ये टॉप पे रहा। बाकी IIT बॉम्बे की बात करेंगे तो ध्रुव नाम से एक चिप बनाया इसने, और क्वारंटाइन एप्लीकेशन इसने बनाया था। बाकी डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुष सिंह इसने बनाया था। और IIT रुड़की, अभी आपको याद होगा IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स जिसे कहते हैं यूनिसेवियर वो डेवलप किया था। प्राणवायु नाम से लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर इसने बनाया है। और IIT रुड़की के प्रोफेसर ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जिसमें 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है, जिसमें एक्सरे स्कैन का यूज करके बताया जाएगा कि उसको कोरोना है या नहीं है किसी भी व्यक्ति को। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 मिला है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को एलाइट्स एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इस एप्लीकेशन में महत्वाकांक्षी सुरजी गांव योजना के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं का विवरण आपको इस एप्लीकेशन में मिलेगा। और ये सम्मान देश के प्रतिष्ठित IT संस्थान एलाइट्स टेक्नोमीडिया ने डिजिटल पहल के तहत दिया है। छत्तीसगढ़ की बात है तो कैपिटल इसकी रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है PR रामचंद्रन मेनन। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे भी खुला है। उसके अलावा भी छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की है। और छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनका भी निधन हो गया है। अभी होम डिलीवरी के लिए यहाँ पे CG हार्ट योजना भी शुरू हुई थी। और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। उसके अलावा यहाँ की पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए स्पंदन योजना शुरू हुई थी। और भारत की पहली राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत ये आपके छत्तीसगढ़ में ही शुरू हुई है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। अच्छा, छत्तीसगढ़ से 3 नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, याद रखना। एक तो इंद्रावती नेशनल पार्क, किंगर वैली नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क अब छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है, ये भी याद रखना। फिर किसे वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा के शिवन को। ये इसरो के चीफ हैं के शिवन। और अभी इन्हीं को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स के 2020 वॉन करमन अवार्ड के लिए चुना गया है। अब मार्च 2021 में पेरिस में इनको ये सम्मान दिया जाएगा। अच्छा, के शिवन के पहले 2 भारतीयों को ये अवार्ड मिल चुका है। एक तो कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन को और UR राव को। बाकी इंदु जैन अभी 2020 के लिए ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था इनको। और किरण मजूमदार शॉ की बात करेंगे तो इनको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला था। ये अवार्ड पाने वाली ये तीसरी भारतीय बनी थी। और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला था अभी इनको, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ये सम्मान पाने वाली ये चौथी भारतीय बनी थी। गीता सेन ये भारतीय एक्टिविस्ट हैं और डैन डेविड पुरस्कार जीता था इन्होंने। फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मतलब प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना।
अब इसमें क्या है आपको पता है, जो स्ट्रीट वेंडर हैं यानी कि जो सड़क के किनारे छोटे मोटे ठेले लगाते हैं, दुकान वगैरह लगाते हैं, तो उन्हें 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा ताकि वो अपना काम फिर से शुरू कर सकें। और इसे लागू करने में मध्य प्रदेश अभी टॉप पे रहा है। टॉप पे रहने का मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा लोगों का अभी इस योजना के तहत पंजीकरण किया जा चुका है और सबसे ज्यादा लोगों को इस योजना के तहत लोन भी दिया जा चुका है। उस मामले में मध्य प्रदेश टॉप पे है। फिर अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा रुद्रेंद्र टंडन को। तो अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत यानी कि एम्बेसडर बन गए हैं ये रुद्रेंद्र टंडन। बाकी विक्रम दुर्रई स्वामी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बांग्लादेश में भारतीय राजदूत बने हैं। डॉक्टर विधु पी नायर तुर्कमेनिस्तान में भारतीय राजदूत बने हैं। हेमंत हरिश्चंद्र कोटलवार ये चेक रिपब्लिक में भारतीय राजदूत बने हैं। और एक और नाम हमने पढ़ा था, ताइवान में भारतीय राजदूत कौन बने, तो गौरंग लाल दास। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, करेंसी है अफगान, अफगानी, प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। फिर इफ इट ब्लीड्स नाम की बुक को रिलीज किया गया है, इसके लेखक कौन है, तो आंसर होगा स्टीफन किंग। तो स्टीफन किंग के द्वारा लिखी गई 4 कहानियों का संग्रह है ये बुक, जिसे अभी रिलीज किया गया है। बुक का नाम है इफ इट ब्लीड्स। स्टीफन किंग के बारे में मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे। एक तो 2014 को नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स अवार्ड मिला था इनको, और 2003 में नेशनल बुक फाउंडेशन मेडल मिला था इनको। तो सिंपल सा बुक का नाम याद रखो और उसके लेखक का नाम याद रखो आप। बाकी रस्किन बॉन्ड ये अभी 2 बार न्यूज में थे, 2 बुक लिखी इन्होंने, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया और होप ऑन माई एडवेंचर्स बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स नाम की बुक लिखी है। तेंजिन गेये टेथोंग की बात करेंगे, दलाई लामा की आत्मकथा लिखी है इन्होंने, और उस आत्मकथा का बायोग्राफी का नाम है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, ये बुक इंपॉर्टेंट है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने हैशटैग री इमेज कैंपेन के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो आंसर होगा फिक्की के साथ। फिक्की मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये समझौता हुआ है यूनिसेफ के हैशटैग री इमेज अभियान को तैयार करने के लिए। तो इस अभियान का उद्देश्य है भारत में कोविड-19 प्रक्रिया और उसके बाद की परिस्थिति के दौरान सबसे कमजोर वर्ग और बच्चों की मदद करना। फिक्की मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1927 में। नई दिल्ली में मिलेगा हेडक्वार्टर, और इसके अध्यक्ष नई बनी थी अभी संगीता रेड्डी। अच्छा बताओ, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी थी, जानवी फूकन बनी थी। फिर विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 15 जुलाई को। तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाता है। इसकी थीम क्या रही, स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है, तो आंसर होगा अशोक लवासा को। अशोक लवासा, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, ये हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं। पर अब इन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है, तो अब इन्हें चुनाव आयुक्त का पद छोड़ना पड़ेगा। बाकी नितिन मेनन आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय और सबसे युवा एम्पायर बने हैं। जोया खान, ये भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है। और ब्रजेंद्र नवनीत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय राजदूत बने। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे, स्थापना 1966 में हुई, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। फिर है भारत के किस राज्य में भारतीय रेलवे भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में इंडियन रेलवे भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। ये कटरा बनिहाल रेलवे ट्रैक पर देश का पहला केबल रेल पुल है, मतलब कटरा और रियासी को आपस में जोड़ेगा ये पुल। और इस रेल ब्रिज का नाम क्या है, अंजी खड ब्रिज, जो किस नदी पे बनाया जा रहा है, चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है। इसकी जो लंबाई है 473.25 मीटर है। इस ब्रिज में केवल एक पिल्लर है और इस सिंगल पिल्लर की ऊंचाई है 331 मीटर रिवर के बेड से। और कौन बना रहा है इसे, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन इस ब्रिज को बना रहा है। और ये बनने के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा। और ये ब्रिज पूरा बनने के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज होगा। अच्छा, भारतीय रेलवे से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ,
अभी भारतीय रेलवे ने कब तक अपने आप को पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड करने का लक्ष्य बनाया है? तो आंसर होगा 2030 तक। उसके अलावा याद रखना, अभी भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी रेलगाड़ी चलाई थी जिसकी लंबाई थी 2.8 किलोमीटर, नागपुर से कोरबा तक चली थी ये। और डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन भी चलाई थी, पहली बार भारत में चली है ये। कहां से कहां? पालमपुर और बोटाड के बीच में चली है, जो कि गुजरात में है। और भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां पे बन रहा है? हुबली रेलवे स्टेशन में, जो कि कर्नाटक में है। इसकी लंबाई है 1400 मीटर। वैसे अभी वर्तमान में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन में, जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। फिर एक किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा वेद प्रकाश दुदेजा को। तो ये जो वेद प्रकाश दुदेजा है, कौन है ये रेल भूमि विकास प्राधिकरण यानी कि रेल लैंड डिपार्टमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन है। और इन्हीं को 2020 के इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मैंने अभी जो आपसे कहा रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका काम क्या होता है? ये रेल की जो खाली पड़ी भूमि होती है उसे कमर्शियली यूज करके रेवेन्यू जनरेट करने का काम करती है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी सचिन अवस्थी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 जीता था इन्होंने। बेयोंसे पॉप स्टार हैं ये, इन्हें बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला था। रतन लाल, ये इंपॉर्टेंट नाम है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता था। फिर है L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो बोर्ड के कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा सुब्रमण्यन शर्मा को। बाकी इंजेती श्रीनिवास इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के सेंटर अथॉरिटीज के पहले चेयरमैन बने हैं ये। श्रीकांत माधव वैद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष बने और नवतेज बल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। फिर ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, क्या नाम है उनका? आंसर होगा एलिस फाकफाक। तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे ये और अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इसी साल जनवरी में ही तो प्रधानमंत्री बने थे ट्यूनीशिया के और अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाकी आंद्रेज दूदा की बात करेंगे, पोलैंड के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं। और ली सीन लूंग, ये सिंगापुर के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। और जीन कैस्टेक फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने। ट्यूनीशिया की कैपिटल ट्यूनिश है, करेंसी है ट्यूनिशियन दिनार, प्रेसिडेंट है केस सैयद। फिर हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा ब्रेटली को। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज हैं ये ब्रेटली और अभी इन्हीं को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पोर्ट्स अड्डा ये एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी हुई ताजा जानकारियां, अपडेट्स वगैरह डेटा प्रोवाइड करती है। सौरव गांगुली की बात करेंगे, अभी ये JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे सुनील छेत्री के साथ में। याद रखना, मैंने ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? JSW सीमेंट के। अगर आपसे पूछा जाए JSW स्टील के कौन बने थे ब्रांड एम्बेसडर, तो ऋषभ पंत बने थे। रोहित शर्मा अभी इंडो इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और दुबई की जो क्रिकेट एकेडमी है क्रिक किंगडम, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। शार्दुल ठाकुर ये टाटा पावर के बने थे। फिर है भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब वल्लार पदम टर्मिनल किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो आंसर होगा केरल में। तो कोच्चि अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को जिसे वल्लार पदम टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, ये कोचिन बंदरगाह केरल में है और यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब पोर्ट है। अच्छा, ये ट्रांसशिपमेंट हब क्या होता है? तो ये बंदरगाह पर एक टर्मिनल होता है जो कंटेनरों को संभालता है, उन्हें टेम्परेरी होल्ड करता है, मतलब कुछ समय के लिए आप उसे जो कंटेनर है वहां पे संग्रहित कर सकते हो और फिर आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे दूसरे जहाजों पर शिफ्ट कर दिया जाता है, उसे ही कहते हैं ट्रांसशिपमेंट हब। फिर एक किस IIT ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम है कोरोश्योर, इसको तैयार किया है? तो आंसर होगा IIT दिल्ली। तो अभी हमारे जो HRD मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने IIT दिल्ली के द्वारा बनाया गया एक कम लागत वाला कोविड-19 टेस्ट किट को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? कोरोश्योर इसका नाम है और ये दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है। अभी आपको याद होगा IIT दिल्ली ने कोपाल 19 एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था और पहला एंटी माइक्रोबियल और धोकर यूज करने वाला मास्क भी बनाया था N-Safe नाम से। उसके अलावा प्रकृति नाम से डैशबोर्ड भी बनाया था कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए। IIT कानपुर में आपको बता चुका हूँ, शुद्ध नाम से एक सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया इसने और मोबाइल मास्टर जी नाम से टीचिंग सेटअप भी तैयार किया था। बाकी IIT मद्रास के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स इसने शुरू किया
और एचआरडी मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की थी, उसमें ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप पे रहा था। आईआईटी बॉम्बे ने अभी ध्रुव नाम से एक चिप बनाया था, उसके अलावा क्वारंटाइन एप्लीकेशन भी डेवलप किया था और डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक भी बनाया था। फिर है अभी किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग सेवा शुरू हुई है, तो आंसर होगा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है और इसी के साथ एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के फास्टैग कार पार्किंग का भी विस्तार किया है, जिससे कार पार्किंग के चार्जेस ऑटोमेटिक कट जाएंगे। तो ये तो बात हो गई हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। बाकी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कर्नाटक में है, अभी ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसने स्काई ट्रैक्स नाम का अवार्ड जीता है। उसके अलावा स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा बना था ये। बाकी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना था ये। और कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरल में है, सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना ये। फिर है हाल ही में किस राज्य के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा, तो आंसर होगा असम में। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने घोषणा की है कि राज्य के धेमाजी जिले में जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है यानी कि जो आरक्षित वन है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा। अच्छा, आपको याद होगा हमने अभी पढ़ा भी था कि असम का जो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा, तो वो पॉइंट भी याद रखना। फिर सूरीनाम देश में भारतीय मूल के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आंसर होगा चान संतोखी। सूरीनाम ये साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है और यहीं पे भारतवंशी चान संतोखी को राष्ट्रपति चुन लिया गया है। असल में इनका पूरा नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। बाकी माइकल मार्टिन की बात करेंगे, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। गुडनी जोहानसन आइसलैंड के दोबारा से प्रधानमंत्री बने और लाजरस चकवेरा मलावी के नए राष्ट्रपति बने थे ये। सूरीनाम की कैपिटल है पेरा मेरिबो, करेंसी है सूरीनाम डॉलर और प्रेसिडेंट यही बन गए चान संतोखी। फिर किस राज्य में केर पूजा नाम का विशेष त्योहार शुरू हुआ, तो आंसर होगा त्रिपुरा में। केर पूजा ये त्रिपुरा का सबसे विशेष त्योहार है और ये जो केर है इसको त्रिपुरा के शाही परिवार का वास्तु देवता माना जाता है। और आदिवासी कोक बोरोक भाषा में केर का शाब्दिक अर्थ होता है निर्दिष्ट क्षेत्र। तो सिंपल सा याद रखना, केर पूजा ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये त्रिपुरा में। फिर 2020 का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए कितने पत्रकारों को चुना गया, तो आंसर होगा 4 को। तो कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के द्वारा ये सम्मान हर साल उन साहसी पत्रकारों को दिया जाता है जो कई खतरों, कई हमलों या कारावास का सामना करने के बाद भी प्रेस की स्वतंत्रता का बचाव करने में साहस दिखाते हैं। और इस बार ये 4 देशों के 4 पत्रकारों को दिया जाएगा। अब वो 4 देश कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। बांग्लादेश के शाहिदुल आलम को मिलेगा, ईरान के मोहम्मद मोजीद को मिलेगा, नाइजीरिया के डापो ओलोरुओमी को मिलेगा और रशिया के स्वेतलाना प्रोकोपेयेवा को मिलेगा। अच्छा, इन 4 के अलावा एक लॉयर हैं अमल क्लूनी जो कि ब्रिटेन से हैं, इनको ग्वेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया जाएगा, तो ये नाम भी ध्यान रखना। इन्हें ये सम्मान नवंबर में मिलेगा और जब मिलेगा तो एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से 2019 में 5 लोगों को मिला था ये सम्मान, जिसमें एक भारतीय भी थी, उनका नाम आपको याद होगा, नेहा दीक्षित उनका नाम था। अब यहाँ से लिंक करके कुछ पॉइंट मैं आपको याद कराता हूँ। एक सिद्धार्थ वरदराजन का नाम आपने कई बार सुना होगा, मैंने कई बार आपको बताया है। अभी 14 देशों के 17 पत्रकारों को मीडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए ड्यूशे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया था, उसमें से ये एकमात्र भारतीय थे, सिद्धार्थ वरदराजन। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं? 3 मई को, जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें भारत 142 नंबर पे रहा था, टॉप पे नॉर्वे था। और ये रिपोर्ट जारी की थी, इंडेक्स जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। फिर किसने तंगम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है, रिलीज किया है, तो आंसर होगा पेमा खांडू ने। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये पेमा खांडू और इन्होंने द तंगाम्स एन एथनो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नाम की बुक को रिलीज किया है। ये बुक
अरुणाचल प्रदेश की विलुप्त होती समुदाय की भाषा टंगम्स पर आधारित है, जो अरुणाचल प्रदेश की ऊपरी सियांग जिले के कोकिंग गांव में रहते हैं। 2016 में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अनुसार टंगम्स समुदाय की आबादी केवल 253 थी, जो केवल एक ही गांव में रहती है। तो आपको ये याद रखना है। बाकी अभी आपको याद होगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने एक बुक को रिलीज किया था, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नाम से, जिसको लिखा है CAV पट्टाभी राम ने। फिर किस देश ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने के लिए फ्रांस और अमेरिका के साथ में एयर बबल नाम के द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर होगा भारत ने। तो इस समझौते के तहत प्रत्येक देश की एयरलाइंस एक दूसरे के बीच अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करेगी। बाकी ब्रिटेन और जर्मनी के साथ भी समझौते पर बात चल रही है। अगर इसे मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो एयर बबल ये दो देशों के बीच हवाई सेवा के लिए खास तौर पर बनाया गया एक एयर कॉरिडोर है, जिसमें कोविड-19 के समय कुछ जरूरी शर्तों और नियमों का ध्यान रखते हुए दो देश आपस में एयर फ्लाइट्स को शुरू कर सकते हैं। अभी आपको पता है कोविड-19 का वक्त चल रहा है, सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद है, तो ये एक नई तरक्की की चीज शुरू की है एयर बबल नाम से, जिसमें दो देश आपस में इंटरनेशनल फ्लाइट्स चालू कर सकते हैं कुछ नियम और शर्तों के अनुसार। और ये जो योजना है इसको वंदे भारत मिशन का नया अवतार कहा जा रहा है। फिर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में जो डकार युवा ओलंपिक होने थे उनको किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया? तो आंसर होगा 2026 तक। और ऐसा किया क्यों? ऑब्वियस सी बात है, कोरोना वायरस के कारण ये स्थगित किया गया। और साथ में आपको बता दूं, ये जो डकार यूथ ओलंपिक गेम्स है ये अफ्रीका में पहला ओलंपिक होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर लॉज़ेन स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। और ओलंपिक से कुछ पॉइंट मैं आपको और बता दूं, आपको पता है 2020 में जो समर ओलंपिक होने वाला था जापान के टोक्यो में, कोविड-19 के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। अब ये 2021 में होगा। और इसके जो शुभंकर हैं उन क्या है वो शुभंकर? मिराई तोवा और सोमाइती। और 2022 में जो आपके विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे बीजिंग चाइना में होंगे, उसके शुभंकर हैं बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। फिर 2024 में जो समर ओलंपिक गेम होंगे वो पेरिस फ्रांस में होंगे। 2026 में जो विंटर ओलंपिक गेम होंगे वो मिलान कोर्टिना इटली में होंगे। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब और दे दो, इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये कब मनाया हमने? तो आंसर होगा 23 जून को, ये भी याद रखना। फिर किसे आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रोशनी नादर मल्होत्रा को। रोशनी नादर मल्होत्रा ये भारत की सबसे अमीर महिला हैं जो अब HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन बन गई हैं। और ये किनकी जगह लेंगी? तो ये अपने पिता शिव नादर की जगह लेंगी। आपको बता दूं ये रोशनी नादर साल 2017 से लेकर 2019 तक फोर्ब्स की 100 द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन के लिस्ट में भी रही हैं। और IIFL वेल्थ ह्यूरन इंडिया के अनुसार रोशनी नादर मल्होत्रा 2019 में देश की सबसे अमीर महिला भी थी। और अभी HCL टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष बन गई हैं। बाकी अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी बनी। और देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए डायरेक्टर बने। HCL मतलब होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नोएडा में। फिर हाल ही में साइबर नाम के वर्चुअल जागरूकता अभियान को किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो ये जो अभियान है ये राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए शुरू किया गया है। ये साइबर नाम का वर्चुअल अभियान 1 महीने तक चलेगा, जो साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाएगा। तो किसने शुरू किया? तेलंगाना की पुलिस ने। फिर किस IIT ने एक पोर्टेबल अस्पताल शुरू किया है? तो आंसर होगा IIT मद्रास ने। तो अभी IIT मद्रास के स्टार्टअप मॉड्यूल हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल बनाया है और इस हॉस्पिटल यूनिट को नाम दिया गया है मेडिकैब। इसे सिर्फ 2 घंटे में केवल 4 लोग कहीं पर भी तैयार कर सकते हैं। अभी इसे केरल के वायनाड में लॉन्च किया गया था कोरोना मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए। इसमें आपको एक डॉक्टर रूम मिल जाएगा, एक आइसोलेशन रूम मिल जाएगा, एक मेडिकल रूम मिल जाएगा और 2 बेड वाला ICU इसमें आपको मिल जाएगा। बाकी IITs के बारे में आपको 2 बार पीछे बता चुका हूँ। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस यानी कि डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 जुलाई को। तो ये दिन अंतरराष्ट्रीय न्याय की मजबूत व्यवस्था को चिन्हित करने और पीड़ितों के अधिकारों को चिन्हित करने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैग नीदरलैंड में है। फिर हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने ला लीगा 2020 का खिताब जीता है? तो आंसर होगा रियल मैड्रिड ने। तो अभी रियल मैड्रिड ने विलारियल को हरा करके
ये जो स्पेनिश फुटबॉल लीग है ला लीगा 2020 उसका खिताब जीत लिया है और ये रियल मैड्रिड की 34वीं जीत है। मतलब रियल मैड्रिड ही अब तक सबसे ज्यादा बार विजेता रही है, 34 बार। उसके बाद बार्सिलोना 26 बार। अच्छा, ला लीगा से एक पॉइंट याद रखना है आपको, भारत में ला लीगा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था? रोहित शर्मा को बनाया था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अभी ला लीगा के इतिहास में एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे लियोनेल मेसी। ये बार्सिलोना के खिलाड़ी हैं। बार्सिलोना एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। इसके अलावा पिछले वाले पार्ट में हमने एक क्वेश्चन भी देखा था, इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है लिवरपूल, उसने अभी इंग्लैंड की वर्ल्ड फेमस फुटबॉल लीग प्रीमियर लीग को जीत लिया था, तो वो भी याद रखना। फिर हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? भारत तीसरे स्थान पर रहा है और ये इंडेक्स जारी किया है कुशमैन एंड वेकफील्ड ने। अच्छा, भारत तो तीसरे स्थान पर रहा है। टॉप पे कौन रहा है? टॉप पे चाइना है, सेकंड पे यूएसए है और भारत टोटल 48 देशों की इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहा है। अच्छा, ये तो हो गया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। अभी आपको याद होगा एक इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 भी आया था जिसमें भारत 31 नंबर पे रहा था, उसमें टॉप पे था सोमालिया। उसके अलावा आपको याद होगा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 आया था जिसमें भारत 5वें नंबर पे था और उसमें टॉप पे था जापान और उसको जारी किया था जर्मन वॉच नाम के एनवायरमेंट थिंक टैंक ने। तो गाइज ये लीजिए, जुलाई मंथ के थर्ड वाले वीक का फर्स्ट वाला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब आप लोग इसकी क्विज लगा लीजिएगा। क्विज आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे बना करके अपलोड कर दी गई है। और प्लीज गाइज, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें शेयर जरूर करा करें। कम से कम जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक तो जरूर किया करें आप लोग। थैंक यू गाइज।